Hello and welcome back to my channel Pinnacle Craft. In last video we have covered the part 1 of tissues. टिश्यूज़ का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं टिश्यूज़ का। पार्ट 2 करने वाले हैं टिश्यूज़ का कंप्लीट। ठीक है, अब मैं इंशा खान हूँ जो कि आपको क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ाएंगी। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है टिश्यूज़, जो कि हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और उस पार्ट 1 के नोट्स, मेरे ये सारे नोट्स यहाँ तो ये थोड़े ख़राब आ रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली जो प्रॉपर लिखे हुए नोट्स थे मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ आपकी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, यहीं पर दे देती हूँ और वैसे डिस्क्रिप्शन में होती है लिंक t.me/pineapple prep ये लिंक है टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, और अगर आप इसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, एक वाइट कलर का लोगो होगा, उस पर साइंस लिखा होगा। ठीक है, सो इन द लास्ट वीडियो आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपको समरी दूंगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, जो मतलब पूरे चैप्टर की नहीं, पार्ट 1 की समरी दूंगी वीडियो की स्टार्टिंग में, तो फिर मैं पहले वो समरी दे देती हूँ। बहुत क्विक समरी होगी ये। सो लेट्स स्टार्ट। हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। टिश्यूज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यूज़ होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि दो टाइप के टिश्यूज हमने पाए जाते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं हमने फर्दर डिवाइड करेंगे टू टू टाइप्स, जो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। और एनिमल टिश्यूज वी हैव डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। फोर टाइप्स कौन कौन से थे? पहला टाइप था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर और चौथा था हमारा नर्वस टिश्यू। ये सारे टिश्यूज अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ इनके नाम मैंने लिखवाए थे आपको। ठीक है, ये इसके नाम मैं आज भी लिखवाऊंगी, सब इसको एनिमल टिश्यूज को अच्छे से पढ़ाऊंगी। और फिर हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पढ़े थे, इसके सेल्स जो होते हैं एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो एक परमानेंट शेप, साइज या फंक्शन ले लेते हैं। जो परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन ले लेते हैं तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं तीन जगह। एक होता है, तीन मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैली मेरिस्टेम। Apical meristome is present at the tip of stem and the roots, and it increases the length of the stem and the root. ठीक है, lateral मेरिस्टेम साइड में प्रेजेंट होता है और it increases the girth or width of the plant. ठीक है, इसके बाद हमारा आता है स्टेम की जो गर्थ और विड्थ बढ़ाता है, वो कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम करता है। इसके बाद हमारा इंटरकैलरी आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारे नोट्स के पास प्रेजेंट होता है। नोट्स क्या होती हैं, कहाँ क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स में, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पार्ट 1 में बता रखा है आपको। पार्ट 1 पर जाइए और उसको आराम से देखिए। ठीक है, इसके बाद इंटरकैलरी जो करता है वो रीग्रोथ करता है प्लांट। प्लांट की रीग्रोथ के लिए कौन डिपेंडेंट है? इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, हमारा सिंपल परमानेंट होता है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। मैं पूरे नाम नहीं लिख रही हूँ, बस आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं हमने पढ़े थे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो मैं अभी इसके आगे बता दूंगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने तीन टाइप के पढ़े थे, एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पीसीएस, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज का, एज मेंशन इन एनसीईआरटी, और कोलेन्काइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, और स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं। ये तो मैंने बस 2 पॉइंट बताए आपके इसके फंक्शन और उसके सेल्स के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है, वो आप पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और फिर हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा के सेल्स जो है अगर पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल पाई जाएगी तो वो कहलाएंगे क्लोरेन्काइमा। और एक्वेटिक प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा होते हैं उनके में लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एरेन्काइमा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम, एक होता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और एनिमल टिश्यू तो हमने नहीं पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम पूरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज से पहले मैंने कुछ बात नहीं बताई थी, वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ विद येलो कलर कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं
They are made up of only one type of cell, and complex permanent tissue they are made up of more than one type of cell. लिख लो फिर बताती हूँ इसका मतलब. They are made up of one type of cell. ठीक है. और complex permanent tissues जो होते हैं they are made up of more than one type of cell. इसका मतलब क्या है? जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे हमने, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का टाइप था एरेन्काइमा. बेटा ये सारे जो हैं इनमें सिर्फ एक ही तरीके का सेल यूज हुआ है, एक ही तरीके का सेल यूज हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट में डिफरेंट सेल यूज होते हैं. ठीक है, वो डिफरेंट सेल्स तो यूज होते हैं लेकिन वो परफॉर्म एक ही कॉमन फंक्शन करते हैं, वो एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर यूज्ड बट दे परफॉर्म ओनली वन कॉमन फंक्शन. ठीक है, अब ये मोर देन वन, इसका मैं फुल डेफिनेशन प्रॉपर में लिख देती हूँ. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो सेल्स के नाम मैं आपको यहीं पर बता दूंगी. ठीक है, जो जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है मैं वो सब मैं यहाँ पर लिख दूंगी. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सिर्फ एक ही तरीके के सेल पाए जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट में एक से ज्यादा तरीके के सेल्स पाए जाते हैं. तो यहाँ प्रॉपर इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ. यस यस, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, दे आर, डेफिनेशन नहीं बस इसके थोड़े से बारे में, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ, ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. मेक श्योर कि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे. ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाना आपका काम है, बहुत ज़रूरी. मेरे साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि आप खुद लिखेंगे तभी अच्छा. नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही देती हूँ, प्रिंटिंग मत करवाना, कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंटिंग करवाने की. खुद लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, और अगर थोड़ा सा मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है थोड़ा रुक रुक कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, देयर आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. कुछ छूट जाता है तो फिर अपना उससे कर सकते हैं. विच कोऑर्डिनेट to form which coordinate to perform a common function. यानी ये सारे सेल्स तो मिल जाएंगे, ये सारे सेल्स जो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं ये सारे एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक ही काम कर रहे होंगे लेकिन अलग अलग तरीके से होंगे कॉमन फंक्शन. इसमें जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में एक ही तरीके के सेल्स यूज होते हैं, वो सारे मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के जो सेल्स होते हैं वो मिलते हैं साथ में और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है मेरा जाइलम, एक होता है फ्लोएम. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है. कंडक्टिंग टिश्यूज इनको क्यों कहा जाता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. इन दोनों को, एक सेकेंड, जाइलम और फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है. कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं. कंडक्ट करते हैं, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम किनका है, जाइलम और फ्लोएम का है. हमने काफी सारी चीजें पढ़ी प्लांट टिश्यूज के बारे में, तो फूड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा जाइलम और फ्लोएम करता है. इसके बाद इट कंटेन्स वेस्क्यूलर बंडल्स. इट कंटेन्स वेस्क्यूलर बंडल. ठीक है, वेस्क्यूलर बंडल्स में इनके सेल्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, हमारा स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, जाइलम के साथ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हेडिंग लिख लो जाइलम. जाइलम के साथ स्टार्ट करेंगे, जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा. नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है, बार बार रिमाइंड कर रही हूँ क्योंकि तभी आपका फोकस बनता है जब आप खुद साथ में लिख लिख कर सुनकर अपने आँख नाक कान सब खोल कर पढ़ते हैं. ठीक है, तो जाइलम की बात करते हैं. तो जाइलम के पास 4 टाइप्स ऑफ सेल हैं, 4 तरीके के सेल होते हैं. जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा सेल यूज होते हैं. तो कौन कौन से 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं,
वो है, पहला सेल है हमारा यहाँ पे ट्रैकेट्स। क्या है? ट्रैकेट्स। दूसरा टाइप का सेल है हमारा वेसल्स। तीसरा टाइप का सेल है हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स। फोर्थ वन क्या है? जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स इसका फोर्थ टाइप है। ठीक है, इसके बाद हम सब इसके, मैं बता देती हूँ ये क्या क्या काम करते हैं। जो ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स होते हैं, इनका काम होता है, इनका काम चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले थोड़ा सा इनके सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। मैं नीचे लिख देती हूँ इसका, यहीं पर, एक सेकेंड। यस, ट्रैकेट्स एंड वेसल। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो हैं, इन दोनों, इसकी जो वॉल होती है, दे हैव थिक वॉल्स। सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, थिक वॉल्स। ठीक है, एंड व्हेन दे मैच्योर, ये इनके सेल जो मैच्योर हो जाते हैं, देयर सेल्स डेड, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। एक और बात लिख लो इससे पहले कि दे आर इन द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, मैं अभी दिखाऊंगी। इनके ऊपर डायग्राम से रखे हैं, मैंने फोटो अटैच किए साथ में। काम इनका क्या है? दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, मैं पहले इसको दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये आप ए और बी फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखा भी है जाइलम और वेसल्स। ये रहा हमारा ट्रैकीड और ये रहा वेसल्स। तो ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ये दोनों, और यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे ये पिट्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नाउ अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा का फूड स्टोरेज का काम है। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था कि पैरेन्काइमा का काम क्या था? फूड स्टोरेज। तो इसी में सेम सेम इसके साथ ही है। चलो लेट्स सी लिखती हूँ, फूड स्टोरेज काम है इसका, फूड स्टोरेज। ठीक है, और जाइलम फाइबर्स दे सपोर्ट द प्लांट। ये रहा जाइलम पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर आपको ये प्रॉपर सेल दे रखा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म शो कर रखा है, ये आपका सेल, ये इतना जो दे रखा है ये सेल है, ये सेल है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे एक एक न्यूक्लियस दे रखा है और साइटोप्लाज्म से फिल्ड है ये। ठीक है, सो दैट्स इट विद जाइलम। जाइलम का इतना ही था। अब इसके बाद आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? फूड ट्रांसपोर्ट का काम होता है। कहाँ से? लीफ से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फ्लोएम के बारे में लिख लेते हैं। फ्लोएम के पहले तो 5 तरीके के सेल्स होते हैं, ऊपर 4 तरीके के सेल्स हैं जाइलम के पास। इसके पास 5 होते हैं। एक होता है हमारा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। दूसरा है सीव सेल्स, सीव सेल्स। तीसरा है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ठीक है, और फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स। पहली बात कि ये जो शुरू के आप देखोगे, शुरू के जो 4 सेल्स हैं, दीज, यहाँ तक टिल पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा तक, सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो होता है फ्लोएम फाइबर, ये सेल डेड होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद ये सीव ट्यूब जो होते हैं, दे हैव अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब से ही समझ जाओ, ट्यूब से ही समझ जाओ कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो सीव ट्यूब्स यहाँ लिख देती हूँ मैं, सीव ट्यूब्स, दे हैव अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड दे हैव अ परफोरेटेड वॉल्स, विथ परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड का क्या मतलब होता है ये मैं बता देती हूँ। परफोरेटेड वॉल्स मतलब, मान लो ये मैंने बनाया आपका सेल, ये आपका सेल है। ठीक है, इसके बाहर आपकी आती है सेल वॉल।
इसके बाहर ही मैंने बना दी इसकी सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है इसकी। अब इसकी सेल वॉल में छोटे छोटे यहाँ 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 क्या होते हैं, छेद होते हैं। इसी का मतलब है परफोरेटेड वॉल, यानी छोटे छोटे छेद है पूरे वॉल में, तो इसको हम परफोरेटेड वॉल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम का फंक्शन है, एक सेकेंड, हाँ फ्लोएम का फंक्शन लिख लेते हैं। फ्लोएम का फंक्शन है कि इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट to other parts, ठीक है। फूड ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, लीव से टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, दूसरे पार्ट्स प्लांट के। अब इसके बाद हमारा ये डायग्राम जो आपका दे रखा है, बेटा ये डायग्राम जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डायग्राम दे देंगे और मान लो कुछ भी हिडन कर देंगे इसको। मैं जैसे कि मैं यहाँ पर हिडन कर दूँ, आपका यहाँ सी प्लेट हिडन कर दूँ, या मैं यहाँ पर ये हिडन कर दूँ, ये क्या है, ठीक है, या ये हिडन कर दूँ, कुछ भी यहाँ पर आपको हिडन करके लिख देंगे, बताओ, आपको बोल दें कि ये बताओ ये ए है ये बी है, बताओ। तो इसीलिए डायग्राम जरूर देख लेना मेरे साथ, कभी डायग्राम्स वाले पार्ट पर स्किप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ, ये जो आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है, ठीक है, मतलब क्लियर डायग्राम नहीं है। यहाँ पर है सीफ ट्यूब जो मैंने बताया, जिसकी परफोरेटेड सेल वॉल होती है। ये है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये रहा, एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ भी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, फूड स्टोरेज ही होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, फूड स्टोरेज ही होता है। ये है कंपेनियन सेल्स, ये रहे, ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे प्लेट, दिस इज द सीफ प्लेट, अपनी बुक में देखिएगा, इट इज कॉल्ड अ सीफ प्लेट। ये एक ही टिश्यू है, उसको दूसरे टिश्यू से डिफर करती है, ठीक है, मतलब एक सेपरेट करती है, ठीक है, सीफ प्लेट सेपरेट्स। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है विद एनिमल टिश्यूज से स्टार्ट करते हैं हम। तो विद दिस वी आर डन विद प्लांट टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है एनिमल टिश्यूज में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है, मैंने थोड़ा इसमें कारी कर लिख रखा है कि मतलब ये बॉक्सेस बनाए, अपने में कोई नोट्स में ऐसा काम मत करना, सिंपल नॉर्मल नोट्स बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ अवार्ड नहीं मिलना है नोट्स बनाने का, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, इसी सीरियल वाइज में हम पढ़ेंगे, इस सीरियल में लिख रही हूँ मैं, कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यूज, और फिर चौथा हमारा आ जाता है नर्वस टिश्यूज। क्या आता है, नर्वस टिश्यूज। So let's start with epithelial tissue. तो 4 टिश्यूज पढ़े हमने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल टिश्यूज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि एपिथेलियल जो वर्ड है, उसमें जो वर्ड एपी है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज द वर्ड एपी मीन। एपी वर्ड यहाँ यूज किया गया है, दिस वर्ड एपी मीन्स अप, किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर। अब मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है, कि अबव का क्या है। तो उससे पहले इसको मैं थोड़ा और बताऊं, उससे पहले इसके सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, मैं एक मिनट छोटा लिखूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ से ऐसे लिखती हूँ। इसके जो बेटा सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का क्या मतलब है, टाइटली पैक्ड का मतलब होता है, एक सेकेंड, कि ये है, मान लो एक सेल, ये दूसरा सेल है,
ये दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे चिपके हुए, टाइटली पैक्ड है। अब बेटा ये टाइटली पैक्ड है, और इसमें एक बात और है कि टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में यहाँ कुछ इधर इधर आप देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पर एक सेल जो दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, वहां पर आपको एक मिलता है सीमेंटिंग मटेरियल। क्या मिलता है? सीमेंटिंग मटेरियल। इनके सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है। सीमेंटिंग मटेरियल समझते हो? एक ग्लू टाइप ईंट। देखिए जब घर बनता है तो ईंट, कोई भी घर बनता है, एक ईंट होती है, सीमेंट लगाता है, फिर उसके ऊपर एक और ईंट लगाई है, वो एक दूसरे चिपकाते हैं। तो यानी ये सीमेंटिंग मटेरियल ग्लू की तरह काम कर रहा है। अब भाई ये सब सेल्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? दे हैव सीमेंटिंग मटेरियल, ऐसे करके लिख देती हूँ, दे हैव सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, ठीक है। अब भाई एक दूसरे चिपके हुए हैं तो इसका मतलब है कि इनके बीच में नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट होती है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का मतलब होता है कि दो सेल्स के बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं है, कोई भी सी तरह से स्पेस नहीं है, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। जैसे कि पेरेंट कायमा में देखा था कि उसके बीच में स्पेसेस थी। मान लो ये है एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है, एक यहाँ सेल है, क्या बना दिया मैंने, यहाँ सेल है। ये मैंने पेरेंकाइमा का स्ट्रक्चर बनाया था, इसके बीच में छोटी 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 जगह दिख रही थी, तो वो होती है इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जो कि यहाँ पर तो नहीं पाई जाएंगी। इसके बाद बेटा एक बात आती है कि दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। कंटिन्यूस शीट का क्या मतलब है वो भी मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। कंटिन्यूअस शीट, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। मान लो ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ मैं टिश्यूज बना देती हूँ, ठीक है। और ये मैंने बता दिए टिश्यूज, ठीक है। एक दो न्यूक्लियस बना रही हूँ मैं इसके, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, ये बेटा एक कंटिन्यूसली अरेंज है, ऑल्टरनेटिवली अरेंज नहीं है कि मतलब एक जगह है फिर एक जगह नहीं है, फिर एक जगह है फिर एक जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूसली अरेंज है, एक कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस शीट का ये मतलब नहीं होता कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर नीचे एक के बाद एक है, नहीं। इसका एक तरह से न्यू मतलब है, ठीक है। ऐसे हैं, ऐसे नहीं है कि लेयर्स हैं, कंटिन्यूस लेयर्स हैं। इसका मतलब है कि ऐसे एक जगह अरेंज्ड है। कंटिन्यूस शीट यानी अनब्रोकन लेयर, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे अनब्रोकन लेयर, अनब्रोकन लेयर। अब आता है, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाँ, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, उसका एपी का मतलब वर्ड होता है अब, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो बेटा मैं एक बात है कि एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो सिंगल लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर होती है, ओके। एक बात ये लिख लो, और किसी भी चीज़ के ऊपर है तो इसका क्या मतलब है? इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बॉडी की। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है मैं पहले वो बता देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा मैम। इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन में प्रेजेंट होती है, स्किन में प्रेजेंट होती है ये, इसकी मतलब एपिथेलियल टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग समझते हो? ब्लड वेसल्स की लाइनिंग मतलब मान लो ये है आपकी ब्लड वेसल, और यहीं पर आपका एपिथेलियल टिश्यू ऐसे 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 प्रेजेंट है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में इस तरह प्रेजेंट होते हैं अंदर मार्जिन साइड। दूसरी चीज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, और लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ और माउथ लाइनिंग, लंग एल्वियोलाई। लंग्स में हमारा एल्वियोलाई होता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ये बात पता होगी आपको, लंग एल्वियोलाई। और किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की ट्यूब्स में भी पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना नहीं पढ़ना है, जब आएगा तब पढ़ना बस। ट्यूब्यूल्स, ये सब, ये पीसीटी डीसीटी, ये सब ये किडनी की ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रॉन में। ये नेफ्रॉन का पार्ट बता रही हूँ।
ये सब आपको 11th क्लास में बहुत डिटेल में दे रखा है। अभी बस इतना याद रखो, ये किडनी की ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, लंग्स एल्वियोलाई में, स्किन में, ये सारे एपिथेलियल टिश्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाओगे 9th में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए नहीं जाओ, 11th में अच्छी तरह पूरी डिटेल में आपको दे रखा है। ठीक है, और एक बात है, एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, एंड कैविटीज यानी हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स विद इन द बॉडी। ये वाली लाइन मैं लिख देती हूँ, चलो कोई नहीं। एपिथेलियल टिश्यू, ये एनसीईआरटी की लाइन है, टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ब्लड वेसल का दिखाया है, ऐसे ही होता है विद इन द बॉडी। इसके बाद अब एपिथेलियल टिश्यू के मान लो स्किन है, ये स्किन है हमारी, यहाँ मेरी एपिथेलियल टिश्यू की क्या है, सिंगल लेयर है। ठीक है, मान लो, ठीक है, सिंगल लेयर है। अब एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर है, अब कोई भी चीज बॉडी में एंटर कर रही है, ये बॉडी से जा रही है, बॉडी से क्या जाता है, स्वेट जाता है, टेयर्स जाते हैं। ठीक है, हमारी स्किन के थ्रू क्या क्या रिलीज होता है, स्वेट, टेयर्स, काफी सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब कोई भी चीज बॉडी में एंटर कर रही है, बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया हो गया आपका, कुछ भी हो गया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो गया, या कोई चीज जा रही है, कोई भी चीज बॉडी में एंटर कर रही है या लीव कर रही है, इस एपिथेलियल टिश्यू की लाइन से ये गुजरेगी, मस्ट क्रॉस दिस लाइन। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, मैं यही लिख देती हूँ। एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग the body must cross at least one layer of epithelial tissue। ठीक है, इसके बाद आपका आता है एक और चीज एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, फिर फंक्शंस लिखकर हम इसके टाइप्स पर आ जाएंगे। क्या चीज आती है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, ये चीज आती है कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू है और उसके नीचे कोई भी जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, वो सेपरेटेड होता है। पहले लिख लो, फिर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको अच्छे समझाऊंगी। एनीथिंग लिखो कि ऑल एपिथेलियम is separated from underlying tissue by an extracellular basement membrane। इसका क्या मतलब है ये मैं बता देती हूँ आपको, कि मान लो इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज आई हैं, ये मैं बना दी, मैं ऐसे ही बना रही हूँ जल्दी, और इसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है आपकी टिश्यूज की। कोई भी इससे नीचे जो भी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कोई सा भी टिश्यू नीचे प्रेजेंट है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से सेपरेट होते हैं बाय एन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके बीच में सेपरेटेड है, इसके बीच में एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये रही एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का ये मतलब ये नहीं होता कि इसमें एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं, ये सेल से नहीं बनी होती है, ये गलती मत कर कराना कभी भी कहीं भी कि ये सेल से बनी हुई होगी, नहीं, ये सेल से बनी हुई नहीं होती। ठीक है, जो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये कोई भी नीचे टिश्यूज प्रेजेंट है और ये इसके बीच में, ये दोनों सेपरेटेड है, एपिथेलियल टिश्यू और नीचे कोई भी टिश्यू प्रेजेंट सेपरेटेड है बाय अ बेसमेंट, मैं यही लिख देती हूँ इसके ऊपर ही, बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहीं तक लिख दिया मैंने, मेम्ब्रेन पूरा लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब होता है,
एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है, पहली बात तो ये सेल से नहीं बनी है, कुछ शुगर से कुछ प्रोटीन से बनी हुई है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। लिखना चाहो लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब होता है कि इट इज नॉन लिविंग। ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब इट इज नॉन लिविंग एंड नॉट मेड ऑफ, नॉन लिविंग नॉट मेड अप ऑफ सेल। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दूंगी अभी। नॉट मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, देख, अब देख लो। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, नॉन लिविंग होती है, सेल से नहीं बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। फंक्शंस एक काम करती हूँ मैं, यही लिख देती हूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट। थोड़ा हैंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट। बस, इसके फंक्शंस में यही लिख देती हूँ नीचे की साइड। अब भाई पहली बात तो एपिथेलियल टिश्यू हर किसी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी भी चीज के हम कुछ भी मान लो कपड़े पहन रहे हैं तो हम अपने बॉडी के ऊपर ही तो पहन रहे हैं कपड़े, तो हमारे कपड़े हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट एंड कवर, दे कवर, कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, दे कवर एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन का काम है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन इनका काम है। ठीक है, इसके बाद दे फॉर्म अ बैरियर, एक बैरियर बनाते हैं, दे फॉर्म अ बैरियर, फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट, टू कीप डिफरेंट, डिफरेंट को मैं डी आई डबल एफ डॉट लिख रही हूँ, टू कीप डिफरेंट, टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। ठीक है, एक बॉडी सिस्टम दूसरे बॉडी सिस्टम से सेपरेट किसके बदौलत है, एपिथेलियल टिश्यू पे है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, फिर परेशानी, सही हो जाए भाई, क्या बिगाड़ दिया मैंने। हाँ चलो बेटा, ये जो डायग्राम से रखे हैं हम इनको मत देखने, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगी, लेकिन जब मैं इनके सारे टाइप्स करवा दूंगी एपिथेलियल टिश्यू के तब दिखाऊंगी डायग्राम्स। ये एनसीईआरटी में थे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रखे हैं। ये इट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे रेगुलेट द एक्सचेंज of material between the body, between the body and the external environment। ठीक है, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, बॉडीज का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। मान स्किन पर प्रेजेंट है तो बाहर का एनवायरनमेंट और बॉडी के, बॉडी बॉडी है मेरी तो बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेरे आसपास का, तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में से, वो सब ये कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। बेटा 6 तरीके होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, 6 टाइप्स होते हैं, और मैंने यहाँ पर टेबुलर और टेबल्स ऑलरेडी बना रखे हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो आप लोग भी प्लीज इसी तरह की टेबल जैसे मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, हाँ इस तरह की टेबल ऑलरेडी लैंडस्केप मोड में बना लें। लैंडस्केप मोड ऐसा होता है, कॉपी को थोड़ा ऐसे टिल्ट करके, ठीक है, कॉपी को टिल्ट करके बनाओ लैंडस्केप मोड में, और उस पर ऐसी टेबल बनाओ, वीडियो को स्टॉप करके फिर कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ विद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बस मेरे लिए इतना काफी है। सबसे पहला हमारा आता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस, अबे 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 नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम फर्स्ट टाइप। तो इसका पहली बात तो इसके जो सेल्स होते हैं वो पतले पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं।
इसका कैरेक्टरिस्टिक में इसके यही बारे में आएगा कि इसके जो सेल्स होते हैं वो आर थिन सेल्स और फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट, यानी चपटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ लोकेटेड होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। ठीक है, लाइनिंग लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई और ईसोफेगस। ईसोफेगस पता है क्या होता है? आपका फूड पाइप, ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद लाइनिंग ऑफ माउथ एंड चीक, माउथ की, चीक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड चीक। ठीक है, तो ये याद कर लेना। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट और करते हैं सब्सटेंस को, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस थ्रू, थ्रू में THR लिखती हूँ, ठीक है, और डॉट लगा देती हूँ, थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आप पूरा लिखना है क्योंकि मेरी ही ट्रिक्स आई हैं सारी, सेलेक्टिवली मेरी शॉर्ट फॉर्म्स आई हैं। ठीक है, आपको मे भी अब नोट्स लिखो तो आपको परेशानी हो कि क्या लिख रखा है ये। तो थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेकेंड टाइप, जो कि है आपका स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बेटा ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्क्वैमस। इसके जो सेल्स होते हैं ये सेम उसी की तरह होते हैं, मतलब इसके सेल्स जो होते हैं सेम इसी की तरह होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, बट जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड इन लेयर्स। दिखाऊं मैं? दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो, ये था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, ये देख रहे हो, ये सेल है, ये सेल है, सिंपल स्क्वैमस है ये देख रहे हो, थिन है, पतले पतले सेल्स हैं, फ्लैट है बिल्कुल। और यहीं पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, यहाँ पर भी वही सेल है लेकिन काफी सारी लेयर्स में यहाँ प्रेजेंट है ये। ठीक है, यहाँ तो नॉर्मल सिंगल लेयर है लेकिन यहाँ पर काफी सारी लेयर्स में प्रेजेंट है। तो फिर काफी सारी लेयर्स में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये स्किन में प्रेजेंट होंगे। अगर एक ही लेयर प्रेजेंट होगी तो सोचो थोड़ा सा यूवी एक्सपोजर से, यानी सनलाइट से आपको आसानी से कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है अगर एक ही लेयर प्रेजेंट होगी। तो इनके सेल्स की काफ़ी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं आपकी स्किन में, ठीक है, ताकि कुछ भी आसानी से नहीं आए। इसके बाद ये सबसे पहले तो जो इस हमारे जो स्किन में जो सेल्स हैं, उस एपिथेलियल सेल्स जो हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल के नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू, द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है, और प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर क्या होता है? मान लो आप कहीं बाहर से जूते लाए खरीद कर, क्या लाए? शूज लाए, वेयर एंड टेयर। शूज लाते हैं ना खरीद कर, बाहर से जाते हैं शूज लाते हैं खरीद कर। अब शूज लाते हैं बाहर से खरीद कर, आपने देखा होगा कि आप पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं, पहनते रहते हैं शूज, और फिर क्या होता है, एक टाइम आता है शूज खराब हो जाते हैं। तो ये वेयर एंड टेयर होता है कि आपने पहना और फिर वो खराब हो गया, पहना फट गया शूज, ठीक है। इसी तरह तो ये ऐसा नहीं है, ये प्रिवेंट करते हैं, इनके जो सेल्स हैं सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इनके सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन खराब ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो कि हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार, कॉलमनार से पता चल रहा होगा कॉलम्स की तरह, ठीक है। इसके सेल्स पहली बात तो कॉलम की तरह होते हैं, मतलब टॉल होते हैं, लंबे सेल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके सेल्स सिलेंडर लाइक होते हैं, सिलेंडर लाइक सेल्स होते हैं, जैसे कि सिलेंडर लाइक सेल्स होते हैं, जैसे कि लाइक पिलर्स, पिलर्स की तरह, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ
inner lining of stomach, inner lining of stomach and pancreas, lining of stomach and pancreas. इसके बाद इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होता है, तो उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना किसका काम है, इसी का काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेरे पेन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, सही हो जाएगा अभी, ठीक है, तो थोड़ी सी राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप, मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या बोल रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे होगे। इसके बाद हमारा आ जाता है बाकी के 3, नेक्स्ट करते हैं, 3 हो गए, 3 और कर लेते हैं, थोड़े से हैं। एक आता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये कॉलमनार एपिथेलियम ही होते हैं बेसिकली, लेकिन इन पर क्या होता है, इनके ऊपर कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर जो सिलिया होता है, तो ये कहते हैं सिलिएटेड। सिलिया जो होते हैं बेसिकली इनके ऊपर सिलिया यानी इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर यानी बाल की तरह, ठीक है। तो कॉलमनार एपिथेलियम के पास जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब कॉलमनार एपिथेलियम के पास, कॉलमनार एपिथेलियम जो है उसके पास हेयर लाइक, ऐसे लिखो, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन यानी बालों की तरह होते हैं कहीं से, ये जो कि हमारा होता है सिलिया, क्या होता है, सिलिया। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि ये सिलिया क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट, तो ये सिलिया मूव करते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बेटा जो आप अपने नाक में से निकालते हैं छुपके छुपके सबसे, और कभी कभी सबके सामने, सबके सामने, तो वो जो निकलता है वो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, सिलिया होता है। वो जो भी प्रेजेंट होता है ना, वो अंदर जो बुरी एयर गई है हमारे अंदर, जो बैड एयर गई है उसका म्यूकस बनाते हैं, ठीक है, और वो आपकी नोज में आ जाता है, वो आप छुपके छुपके निकाल लेते हैं, या कुछ लोग तो सबके सामने भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनका काम मूवमेंट ही होता है, तो इनका वही काम है, they pushes the mucus, they pushes the mucus forward, जो बैड एयर गई है ब्रोंकियल्स में जाती है, वो क्लियर होकर सिलिया की तरफ वापस ऊपर आ जाती है, और वो हम अपनी नाक में से निकाल लेते हैं, ठीक है, म्यूकस फॉरवर्ड, ठीक है, टू क्लियर इट। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी जो क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट हो, क्यूब की तरह हो, क्यूबॉइडल। क्यूब पता है क्या होता है, डाइस देखा है, लूडो खेलते हो, अब तो ऑनलाइन खेला जाता है लूडो, पहले तो हम खेलते थे बचपन में, वो डाइस लेते थे, यूं यूं करते थे, खेलते थे लूडो, है ना। तो पहले तो हम वैसे खेलते थे, वो डाइस होता था, अब भी कुछ लोग खेलते होंगे, कुछ लोग खेलते होंगे, मतलब मोस्टली ऑनलाइन खेलते हैं। तो क्यूब की तरह के जो सेल्स होते हैं, वो क्यूब की तरह सेल्स होते हैं, सेल्स क्यूब शेप्ड के होते हैं, यानी डाइस शेप्ड के होते हैं, तरीके से एग्जाम्पल मैंने डाइस दिया आपको, ठीक है, क्यूब शेप्ड होते हैं। इसके बाद मेरी राइटिंग थोड़ी बकवास आ रही है, मैं इसको मैं ढंग से लिखकर आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स एंड डक्ट, किडनी टिब्यूल्स की लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद इनका काम क्या होता है, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम होता है स्वेट सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना, और कुछ यूजफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब जब आप किडनी से आपका जब यूरिन पास करते हैं आप, तो उससे पहले वो पूरे किडनी से फिल्टर होता है ना, तो फिर वहाँ पर हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करते हैं, जो उसमें से यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उनको तो रख लेंगे, लेकिन जो बेकार है वो यू विल पास आउट थ्रू द यूरिन, ठीक है।
तो दे सिक्रीट स्वेट, ठीक है, और क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब यूजफुल मटेरियल। काम का जो सामान होगा उसको तो भाई एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी सारा पास आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट वन, फिर इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। लास्ट वन आपका है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम्स होते हैं ना, अगर, ठीक है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं जो कि एक्चुअली दे फोल्ड इनवर्ड्स, एपिथेलियल टिश्यू दे फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म ग्लैंड्स बना देते हैं, ठीक है। एक तरीके से इनका ही पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में 11th में ही पढ़ेंगे, जितना आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है और जितना रिक्वायर्ड है पेपर्स के लिए, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि एपिथेलियल टिश्यूज विच फोल्ड इनवर्ड, यहाँ जो एपिथेलियल टिश्यूज की बात करी जा रही है वो हमारे क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम है, विच फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। वैसे तो मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर लिख रखा है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में। पहली बात तो ग्लैंड्स थोड़ा सा रिलेट करो, ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर, स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्वेट सिक्रीट करते हैं, ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर लो, उसको आपको अच्छे समझ आएगा। तो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और पैनक्रियास में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड सब होते हैं। तो ये कुछ इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स एट एपिथेलियल सरफेस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यूज की स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि हमारा एपिथेलियम हो गया है, ठीक है। बुरी राइटिंग में लिखा है लेकिन नोट्स बुरे नहीं लग रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, लेकिन हाँ है। तो कनेक्टिव टिश्यू ही बड़ा है जो है, वो आपको टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। उसको टैबुलर फॉर्म में ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखवा देती हर स्लाइड पर कि ये इसका ये फंक्शन है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग खराब होता है, लेकिन अब आपके 2 पेज में पूरे सारे टाइम्स आपके कंप्लीटेड हैं और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब आता है कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं कि सेल्स होते हैं लूजली स्पेस्ड होते हैं, हमने पढ़ा था लूजली स्पेस्ड, हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज टाइटली पैक्ड होते हैं, हमने देखा था कैसे जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें नहीं होता, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, तो उसको इन्होंने बोल दिया लूजली स्पेस्ड, ठीक है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। एंड देयर एम्बेडेड का मतलब होता है कि धसे हुए हैं, धसना, किसी अंदर की चीज में एक तरह से धस जाना, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड। दे आर इनके सेल एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड in intracellular मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स बेसिकली कुछ भी आप ये समझ लो, कोई भी चीज है जिसमें कोई सेल्स धसे जाते हैं, सेल्स जिसमें धसते हैं, वो कोई भी चीज होगी, ये सॉलिड भी हो सकती है बेटे, ये जेली लाइक भी हो सकती है, और थोड़ी थिक भी हो सकती है, जेली लाइक हो सकती है, थिक होती है, फ्लूइड भी हो सकती है। तो दिस मैट्रिक्स इट कुड बी जेली लाइक भी हो सकती है, जेली लाइक, फ्लूइड की तरह भी होती है, फ्लूइड बिल्कुल पानी की तरह भी हो सकता है, पानी तो नहीं, पानी तो कुछ ज्यादा ही हो गया, डेंस हो सकता है, डेंस मैंने मतलब बताया था क्या होता है, थिक, और रिजिड यानी सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हर फॉर्म में हो सकता है, कुछ लोग बता देते हैं इट इज ओनली लाइक लिक्विड, ओनली लिक्विड नहीं होता, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है।
अब हमारा इसमें बस इतना ही था कि सेल्स लूजली स्पेस होते हैं और उसके सेल्स किसी मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड होता है ये, खून देखा है आपने, खून खून खून, आपका खून जो कि एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है। ब्लड इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुन करके लिखूंगी मैं। बेटा ब्लड्स में दो चीजें, हमारे पूरे ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मैं बता देती हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्लाज्मा होता है आपके ब्लड में और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हो गया, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, दोबारा कनेक्ट करते हैं इसमें, वरना पता नहीं क्या परेशानी आ रही है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में आपके जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें कुछ शुगर्स होती हैं, सॉरी उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। उसमें कुछ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं लिख लो। कुछ सॉल्ट्स पाई जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, नोट कर दूँ जरा सा, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कुछ हॉर्मोन्स पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स, वही होते हैं, बट उसको प्रॉपर नाम नहीं दिए कि दीज आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटिलेट्स। आरबीसीज जो होती हैं, आरबीसीज हमने, इसके तीन नाम है, ये तो शॉर्ट फॉर्म लिखी है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और एक होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, या तो ये होगा रेड ब्लड सेल्स, रेड है तो रेड से ही लिखेंगे, हमें मजा आता है रेड से लिखने में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स लिख देती हूँ क्योंकि आपकी बुक में कॉर्पसल्स दे रखा है, सेल्स भी कह सकते हो, और इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो, मैंने ये इरिथ्रोसाइट इसी वजह से बताया, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका ये वर्ड ल्यूकोसाइट यूज करा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ल्यूकोसाइट क्या होता है। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो आपसे इरिथ्रोसाइट पूछ सकते हैं कि इरिथ्रोसाइट के बारे में बताओ, आई मीन कि मतलब इरिथ्रोसाइट क्या होता है, पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये होता है व्हाइट ब्लड होता है, तो व्हाइट से ही लिख देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ल्यूकोसाइट्स के बेटा यहाँ पर, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली शो कर रखेंगे कौन कौन से टाइप के ल्यूकोसाइट्स हैं। तो आपको कोई बच्चा डायग्राम ना देखे तो उसको तो टीचर पूछ सकता है आपसे, वो डायग्राम में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स बता दो, आपको पता ही नहीं होगा, पहली बात तो यही नहीं पता होगा ल्यूकोसाइट क्या होता है। तो ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, और उसके बाद उसके टाइप्स होते हैं, पहला होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। प्लेटलेट्स तो अलग है जो कि, और ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दे आर पॉली न्यूक्लियर, यानी पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, तो काफी सारे न्यूक्लियस, इसमें काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं इस ल्यूकोसाइट में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, थोड़ा मैं इसको दिखा, ये इसकी डायग्राम जरूर देख लेना कभी, आपको डायग्राम दे दें, ठीक है, जैसे कि मान लो ये दे दें आपको इओसिनोफिल, ठीक है, और तो ये आप देखोगे थोड़ा हेडफोन टाइप स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो आप समझ जाना है क्या है इओसिनोफिल, तो आपके इसकी डायग्राम जरूर देख कर जाना, उससे आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन से, तो व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है इसके फंक्शन क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस लिख देती हूँ, ब्लड के, ब्लड लिख बोल रही हूँ मैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड।
it transport gases, ठीक है, गैसेस यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डाइजेस्टेड फूड, और हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, और एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका ट्रांसपोर्टेशन ही काम है टू डिफरेंट। कनेक्टेड टिश्यू का मतलब ही है कि आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहे हो, और कनेक्ट करके पहला तो हमारा ब्लड आ गया जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज बोन और कार्टिलेज। इट इज अ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ डायग्राम्स में दे रखा है, वो भी पढ़ेंगे हम। यहाँ मैं आपको ये डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, बस मैं बोन्स की इन्फॉर्मेशन लिखूंगी, कार्टिलेज की इन्फॉर्मेशन लिखूंगी। बोन्स की बात करती हूँ मैं। इट फॉर्म्स दी, लेट्स स्टार्ट विद बोन्स। इट फॉर्म्स दी, बोन तो पता है भाई, हड्डी, हमारे हाथ में ये बोन है, हड्डी है तुम्हारी यहाँ पे। कौन सी बोन है बताना मुझे अगर पता हो तो, थोड़ा सा भी, ठीक है। थोड़ा सा भी बताओ तो बताना कि यहाँ पर हाथ में इस जगह कौन सी बोन पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट बॉडी। स्केलेटल सिस्टम देखा है, दैट सपोर्ट बॉडी, ढांचा जो होता है बायो लैब में, दैट सपोर्ट बॉडी। देखा होगा आपके बायो लैब में मिलता होगा, दिखा होगा, वहां पर वो पूरा स्केलेटल सिस्टम, वो सिर्फ बोन और कार्टिलेज से ही तो बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बोन और कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। इसके बाद इट एंकर्स मसल, मसल्स के साथ जुड़ता है ये, एंकर्स यानी किसी के साथ जुड़ना, एंकर्स मसल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इट सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सपोर्ट भी अवॉइड करते हैं, इट सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मेन ऑर्गन ऑफ बॉडी। इसके बाद ये स्ट्रांग होती है बोन, आपको पता है बहुत स्ट्रांग होती है बोन, इतनी आसानी से टूटती नहीं है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बोन इतनी आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बोन टूट जाती है। और इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, आपको आप क्या, ठीक है भाई आप ये तो मूव कर ले तो क्या आप ये मूव कर सकते हो, नहीं ना, तो इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसके जो सेल्स होते हैं, दीज आर एम्बेडेड, द सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। हमने पढ़ा था ये सब, इसके सेल्स एम्बेडेड होते हैं तो ये हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है। और इसका जो हार्ड मैट्रिक्स है ये किससे बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना हुआ है। कैल्शियम Ca जो है हमारा कैल्शियम का सिंबल होता है, फॉस्फोरस का P होता है, कंपाउंड्स, ठीक है। पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, कैल्शियम पूरा, फॉस्फोरस पूरा, लेकिन Ca इज द सिंबल फॉर कैल्शियम, P इज द सिंबल फॉर फॉस्फोरस, ठीक है। इसके बाद कार्टिलेजेस की बात करते हैं। कार्टिलेजेस जो है, कार्टिलेज के जो सेल्स को बेटा कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं। आप देखोगे इसके थ्योरी में नहीं मिलेगा आपको वर्ड कहीं भी कॉन्ट्रोसाइट, कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका एक डायग्राम दे रखा है, वहां पर प्रॉपर शो कर रखा है कॉन्ट्रोसाइट। बच्चा पहले कंफ्यूज हो सकता है कि कॉन्ट्रोसाइट क्या होता है, कार्टिलेज के सेल्स को ही कॉन्ट्रोसाइट कहा जाता है, कॉन्ट्रोसाइट, ठीक है। कॉन्ट्रो मीन्स कार्टिलेज एंड साइट मीन्स सेल। वाइडली स्पेस सेल्ड होते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ मेंशन है, यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ मेंशन कर रखा है, ये इट इज अ कॉन्ड्रोसाइट, ये रहा। सो बी केयरफुल विद डायग्राम्स टू, क्योंकि डायग्राम्स में कुछ चीजें ऐसी लिखी जो कि आपकी थ्योरी में नहीं है, तो पता होना चाहिए कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ऊपर हमने पढ़ा था लिक्विड मैट्रिक्स था, सॉलिड मैट्रिक्स होता है,
ठीक है, जिसमें इसके कॉन्ड्रोसाइट धसे हुए होते हैं, और इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स प्रोटीन से और शुगर से बनता है, प्रोटीन्स और शुगर से बनता है, एंड शुगर से बनता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, इट स्मूथन्स द बोन सरफेस एट द जॉइंट। बोन सरफेस को, जॉइंट बोन सरफेस है जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना, वहां पर वो जो उसको स्मूथ करने का काम किसका होता है, कार्टिलेजेस का होता है। स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप देखते हो ये वाली आपकी नाक है, ये नाक है, यहाँ पर इस जगह ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है। एयर है, एयर देखते हो आप अपना आराम से यूं बैंड बैंड आराम से कर लेते हो बेटा, वो सब कार्टिलेज है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन नोज, फ्लेक्सिबल होता है ये, प्रेजेंट इन नोज, एयर्स, नोज, एयर्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। और लैरिंग्स, लैरिंग्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से आपकी आवाज़ आती है वो लैरिंग्स है। इसके बाद यहाँ पर आपका डायग्राम दे रखा है। कॉन्ड्रोसाइट आपका जी का पहले क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट के जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज को वो हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इसके बाद हेयरलाइन मैट्रिक्स जो होता है बेटा, इट इज़ अ ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट, क्लियर होता है मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट। इसके बाद ये जो बी पार्ट दे रखा है, ये डायग्राम अलग है और ये डायग्राम अलग है, मैं इसका अलग अलग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ, इसी वजह से मैंने इनको साथ ही रखा है। ये जो डायग्राम आपका दे रखा है, इट इज, ये डायग्राम दे रखा है आपको कॉम्पैक्ट बोन का। किसका दे रखा है, कॉम्पैक्ट। एक तो भाई इतनी मुसीबत आई हुई है इसमें, कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम, कॉम्पैक्ट बोन का डायग्राम यहाँ पर आपको गिवन है। इस कॉम्पैक्ट बोन के डायग्राम में आप देखेंगे, कॉम्पैक्ट बोन पहली बात तो क्या होती है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बोन। बोन की आउटर कवरिंग होती है जो कि बोन को स्ट्रेंथ देती है, हार्ड बनाती है बोन को। और इस कॉम्पैक्ट बोन में आपको हेवर्सियन कैनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, हेवर्सियन कैनॉल, जो कि जिसमें हमें ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स मिलेंगे। इतना बस इतना याद रखो, इसमें एक कॉम्पैक्ट बोन में जो कि बोन की आउटर कवरिंग होती है बोन की, दैट मेक्स अ बोन हार्ड एंड स्टिफ और इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बोन। उसमें एक हमारी हेवर्सिन कैनॉल होती है जो कि जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। इसके बाद ये तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स दे रखा है हमारा, रेड ब्लड सेल दे रखे हैं। एक आता है हमारा कैनालिक्यूलस, जिसमें कंटेन्स स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ऑस्टियोसाइट। इसमें हमारे बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। सॉरी मैं ऊपर बताना भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको ऊपर बताना ये बात भूल गई थी कि बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। कैनालिक्यूलस जो है एक कैनॉल है, कैनॉल होती है, ठीक है, उसमें हमारे बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर्वेसियन कैनॉल में हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे और नर्व फाइबर्स कहलाएंगे। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, कॉन्ड्रोसाइट्स आर दी सेल्स ऑफ कार्टिलेज एंड ऑस्टियोसाइट्स आर दी सेल्स ऑफ व्हाट, बोन। ऑस्टियो का मतलब बेटा बोन होता है, साइट मतलब क्या होता है, सेल्स। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद बोन एंड कार्टिलेज। समझ आ गया होगा ये। अब इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन में लिख देती हूँ यहाँ पर, कभी आपको बाद में परेशानी हो कि क्या है, बाद में रिवीजन के टाइम पर कुछ बच्चे नोट से रिवीजन करते हैं और फिर उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ बोन, आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ बोन, हार्ड कवरिंग ऑफ बोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, और फिर ये है एरियोला एडिपोस। ये छोटे छोटे हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे हमारे। फिर मस्कुलर टिश्यूज है, फिर नर्वस टिश्यूज है, एंड द चैप्टर विल बी ओवर। टेंडेंस की बात करती हूँ मैं, तो टेंडेंस होते हैं, इट अटैचेस स्केलेटल मसल्स टू बोन। स्केलेटल मसल्स बेटा वो मसल्स होती हैं जिनका, वो मसल जिन जो हम अपने बस में होकर हम उनको खुद खुद मूव कर सकते हैं। ये आगे मैं पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि स्केलेटल मसल्स क्या आ गया, ये फलाना फलाना, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मेरे हैंड्स में मसल्स होंगी तो मैं इनको आराम से मैं मूव कर सकती हूँ। मेरे पैरों में मसल्स हैं, मैं उनको आराम से मूव कर सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से मूव कर सकती हूँ, अपनी ही मर्जी से रोक सकती हूँ, यानी दे दोनों वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वही होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो टेंडेंस जो होते हैं, दे अटैचेस, इट अटैचेस बोन, बोन को, बोन टू, इट अटैचेस बोन टू, सॉरी,
It attaches skeletal muscle to bone. Skeletal muscles to bone. मेक श्योर कि आप थोड़ा ढंग की राइटिंग में लिख लेना. बोन, मेरे तो पेन में थोड़ा परेशानी आ गई है, इसी वजह से मुझे थोड़ा ऐसा लिखना पड़ रहा है. और it has parallel bundles of, it has parallel bundles, bundles होते हैं कोलेजन फाइबर्स के. कोलेजन फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स होते हैं, पैरेलली अरेंज कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं. इसके बाद इसकी जो बेटा स्ट्रेंथ होती है कुछ ज़्यादा कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इलास्टिसिटी हाई होती है. कंसिडरेबल स्ट्रेंथ बट हाई इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होता है? रबर बैंड होता है, उसको इलास्ट करते हो, ठीक है, खींचते हो, ऐसे यूं खींचते हो, लेकिन फिर जब आप छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा. तो यही इलास्टिसिटी होती है. तो यानी टेंडेंस होते हैं कि आप कैसे मूव करो, लेकिन ये बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है. लिगामेंट्स क्या होता है कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करना होता है लिगामेंट्स का काम. इट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर, वन बोन टू अनदर बोन. इसके बाद इसके पास कुछ इलास्टिन फाइबर्स होते हैं. इट हैज इलास्टिन फाइबर्स. इसके पास कौन से फाइबर्स हैं? कोलेजन फाइबर्स हैं. इसके बाद इलास्टिन फाइबर्स हैं, इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है. और इसके बाद इसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ होती है. स्ट्रेंथ तो बहुत है, ग्रेट स्ट्रेंथ बट लो फ्लेक्सिबिलिटी. लिमिटेड लिखो, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है. ठीक है. इसके बाद एरियोलर एडिपोज टिश्यूज पर आ जाते हैं, ठीक है. ये तो हो गया एरियोलर एडिपोज टिश्यू. नीचे उसी डायग्राम से, डोंट वरी. कभी सोचोगे बस खत्म ही नहीं हो रहा चैप्टर, तो क्या हो गया है, छोटा सा चैप्टर बोला था स्टार्टिंग में, छोटे से ये बड़ा हो गया. कोई नहीं बेटा, होता है. ये कहाँ मिलता है? एरियोलर टिश्यू जो है स्किन और मसल्स के बीच में मिलता है. फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल, ठीक है, ठीक है. इसके बाद अराउंड कहाँ? अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास मिलेगा आपको ये, स्किन और मसल के बीच में, ठीक है. एंड नर्व्स में भी मिलेगा. और एंड इन बोन मैरो में बेटा, रेड बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, रेड बोन मैरो में, ठीक है. और एरियोलर टिश्यू, मैं स्टॉप हो गई हूँ आई थिंक सो. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है, अभी चल जाएगी 2 मिनट में. इसके बाद हमारा आता है it fills space inside the organs and support them. ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस को भरने के लिए कौन है भाई? एरियोलर टिश्यू है, और वो सपोर्ट भी करती हैं. फिर इसके बाद रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज इनका काम है. इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू. अब आता है हमारा एडिपोज टिश्यू. दीज आर दी फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं ये. फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं ये. इसके बाद ये स्किन के फाउंड बिलो द स्किन के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है. और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है. इसके बाद इसके जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स,
ठीक है। थोड़ी परेशानी हो गई थी, मेरा जो ऊपर का लिखा हुआ था वो सब उड़ गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दे दूंगी, परेशान मत होना, मैं दे दूंगी। मास सेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, मैक्रोफेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, कोलेजन फाइबर्स इसमें से निकल रहे हैं, ये आपको कोलेजन फाइबर्स हैं। इसकी आपको कोई भी थ्योरी नहीं दे रखी है, बस डायग्राम्स अच्छे करना। फिब्रोब्लास्ट ये फाइबर सेक्रीट करते हैं। प्लाज्मा सेल, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर ये यहाँ से निकल रहा है, इसकी थ्योरी नहीं दे रखी है, जितना दे रखा है बस डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। इसके बाद हम मसल टिश्यूज स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यूज में, मसल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो मसल फाइबर्स भी कहते हैं। सेल्स ऑफ मसल टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। तौबा है, आज की ही क्लास में सारी ही परेशानी आनी थी जब मैं पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करवाने वाली थी, एंड मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है। सेल्स को मसल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी आज एरर्स आ रहे हैं मेरी क्लास में, आई डोंट नो व्हाई। और सेल्स इसके जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। इसके बाद मसल्स के पास कुछ बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। मसल्स के पास कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनको कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल को और फिर रिलैक्स भी करते हैं, और उससे क्या होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है। इसके बाद हमारा टाइप्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स के मसल टिश्यूज हैं, ज़्यादा नहीं है। और फिर आपका नर्वस टिश्यू मैं आपको फुल एनसीईआरटी में से करवा दूंगी, ठीक है। तो पहला है आपका स्ट्रेटेड, सॉरी स्ट्रेटेड, हाँ स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड, काफ़ी सारे नाम है पहले टाइप के। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, फर्स्ट टाइप है। इनके जो सेल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, इनको ये सब क्यों कहा जाता है मैं बता दूंगी। लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप सेल्स होते हैं, सिलेंडर टाइप सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड सेल नहीं है, अनब्रांच्ड सेल है। और मल्टी न्यूक्लिएट है। अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएट का क्या मतलब होता है, काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी मीन्स मैनी और न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट, काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब बात आती है, मैं आपको बता देती हूँ वॉलेंट्रीज को क्यों कहा जाता है। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, बेसिकली इसका नाम स्केलेटल मसल्स है, यानी जो स्केलेटन से यानी बोन से जुड़ी हुई मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स कहते हैं, ठीक है। पहली चीज, वॉलेंट्री क्यों कहते हैं, वॉलेंट्री क्योंकि हम इनको आसानी से खुद मूव कर सकते हैं, मैं आराम से खुद मूव कर सकती हूँ, ये मेरे बस में, मैं चाहूँ मूव करूँ, मैं इनको चाहूँ स्टॉप कर दूँ, इट इज कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है, स्ट्रेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लो ये है और मैं इसको रब कर दूंगी आगे चलकर, यहाँ एक एक लाइट बैंड होता है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, और हाँ, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना इसको, माइक्रोस्कोप के अंदर इस वाली मसल्स को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो मैं बहुत जूम इन करके समझो बता रही हूँ। तो एक लाइट स्ट्रैंड दिखेगा आपको, एक डार्क स्ट्रैंड दिखेगा, फिर एक लाइट एक डार्क स्ट्रैंड। इसका मतलब है ये स्ट्रिएटेड, स्ट्रिप्ड होती है, यानी एक लाइट होता है फिर एक डार्क, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, स्ट्रिप्स के फॉर्म में अरेंज होता है, तो इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल्स और स्ट्रिप्ड मसल कहा जाता है। कहाँ प्रेजेंट है, इट इज अटैच्ड टू बोन्स, बोन से अटैच्ड होता है ये, ठीक है। इसके बाद वॉलेंट्री मूवमेंट्स में मदद करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि हम खुद मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा है, इसको हम बस 5 मिनट में निपटा देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, और सब पूरा उल्टा करके लिख दो, इनवॉलेंट्री मसल्स लिख लो। इसके बाद नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रिप्ड, क्योंकि जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे हमें एक डार्क और लाइट बैंड नहीं दिखेगा, वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स में ही दिखता है। और ये बेटा इनवॉलेंट्री मसल यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, यूनी न्यूक्लिएट उनके सेल्स होते हैं, यानी एक ही न्यूक्लियस होता है। और दूसरी बात, इसके जो सेल्स होते हैं ना स्पिंडल शेप्ड होते हैं, मैं दिखाऊंगी, डायग्राम है नीचे। स्पिंडल शेप यानी पॉइंटेड होते हैं एट दी एंड, दिखा देती हूँ मैं पहले, ये तो आपको दिख जाएंगे,
ये तो आप देख लें कितने सारे न्यूक्लियस है। ये है बेटा आपकी स्केलेटल मसल। और यहाँ आप देखेंगे ना, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक लाइट, एक डार्क, तो ये सब आपका स्केलेटल मसल्स का होता है। और ये आपकी जो मसल है, ये आपकी मसल है इनवॉलेंट्री मसल। आप देखोगे यहाँ पे पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड्स है, तो ये स्पिंडल शेप कहलाती है, ठीक है। इसके बाद लोकेशन, कहाँ लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड होता है, यूट्रस में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है ये इनवॉलेंट्री मसल। बेटा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनवॉलेंट्री यानी हमारे बस में ही नहीं है, हम इनको मूव नहीं कर सकते इन मसल्स को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल को मूव कर सकते हैं, स्टमक की मसल को हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं कि भाई अब चलना चलना, नहीं चलना मत चलो, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई, उसकी मसल्स का, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और काफ़ी सारी हैं। और एक एग्जांपल है इरिस ऑफ आई, इरिस ऑफ आई, ठीक है। और इनका काम होता है रिदमेटिक, रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्शन, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट मसल्स आती है जो कि हमारे हार्ट में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कार्डिक। कार्डिक वर्ड इज यूज फॉर ओनली हार्ट्स। हार्ट की वॉल्स में जो मसल्स पाई जाती है वो होती है हमारी कार्डिक मसल्स। लोकेशन मैंने बता दी आपको, ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ यहाँ मैंने गलत लिख दी है, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ये जो फंक्शन था ये मैंने कार्डिक मसल्स का लिख दिया है, इसका काम होता है इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, कंट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस। वैसे फंक्शन का वो होता है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया है यहाँ पर, कंट्रोल बी कंट्रोल्ड बाय अस, ठीक है। इसके बाद इसके सेल्स जो होते हैं कार्डिक मसल के, सिलिंड्रिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, और ब्रांच्ड होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। इसके बाद रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो इसलिए हमारा हार्ट पंप भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये दिल ही तो है हाँ, दिल का ही तो खेल है ये सब। ये रहा हमारा हार्ट मसल थी, कार्डिक मसल्स का डायग्राम, ये देख लो, सिलेंडर लाइक है ये, ठीक है। ये मत सोचना, कभी भी मत सोचना कि मैम ये तो रहा न्यूक्लियस, ये बेटा ये सब अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये रहा न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस मत लिख कराना। नर्वस टिश्यू वी विल बी डूइंग, नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, पहली बात नर्वस टिश्यूज के जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन कहते हैं। बेटा न्यूरॉन और नेफ्रॉन में काफी फर्क है, कंफ्यूज मत, नेफ्रॉन किडनी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स और न्यूरॉन नर्वस टिश्यूज का होता है। तो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, काफी सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो हर तरह के सेल के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी मैसेज, मान लो रोटी बना रहे हो, चल रोटी तो बना ही नहीं सकते, हाँ मैगी बना रहे हो, ठीक है, मैगी बना रहे हो, दिल कर गया रात में खाने का, मैगी बनाए हो, गलती से टच हो गया हाथ आपका, कहाँ पे, उसके जो मैगी बनाने का आपका जो पैन है उस पर टच हो गया, आप एकदम से फौरन पीछे कर लेते हो, तो आपके दिमाग से आपके ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है थ्रू थ्रू वेरियस सेल्स, नर्वस टिश्यू से, न्यूरॉन से आपके पास सेल्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है और रिस्पॉन्ड करते हो और फौरन जल्दी से पीछे कर लेते हो, ठीक है। तो यही सारे सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो न्यूरॉन से जो है अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको पीछे कर देते हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, क्योंकि वो स्टिमुलेट करते हैं, यानी मैसेजेस भेजते हैं, एंड फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी मैसेज पहुंचा देते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा तो नहीं है आप हाथ लगा रहे हो इतनी देर में ऐसे जा रहा है कि नहीं भाई गर्म है आपका हाथ चल रहा है पीछे कर रहे हो मेरा बहुत आराम से, नहीं फौरन बहुत क्विक मैसेज होता है, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। पूरा नर्वस टिश्यू कौन कंपोज करता है, पूरा नर्वस टिश्यू आपको बनाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मैं लिख देती, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा है, दैट्स वाई मुझे पूरा ये मैं इससे मार्क कर रही हूँ, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। इसके बाद दिस,
इसके बाद हमारा आता है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। नर्व सेल कहेंगे या न्यूरॉन। न्यूरॉन में, ये आपको पूरा डायग्राम के ऊपर समझा रखा है, एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है। आपको ये देख रहे हो, ये दिस, ये क्या है, पूरी सेल बॉडी है, ठीक है। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, सेल बॉडी होती है विद अ न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एंड साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पर पूरे में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यहाँ पूरे में सस्पेंडेड है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज, ठीक है। थिन लॉन्ग, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इसमें से ये थिन हेयर लाइक ये पार्ट अराइज होता है और इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। यूजुअली हर नेफ्रॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है। ये सिंगल लॉन्ग पार्ट ये आप देख रहे हो, दिस इन द फॉर्म ऑफ फाइबर के फॉर्म में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। और मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट होते हैं, और कुछ ब्रांच्ड पार्ट देख रहे हो, यही जो मैंने आपको बताया, ये ब्रांच्ड पार्ट है, इनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर का भी हो सकता है, मे बी अप टू अ मीटर, 1 मीटर तक का भी हो सकता है। Many nerves are bound together by a connective tissue make up a nerve। काफी सारे नर्व फाइबर्स यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, और क्या होता है? बाउंड होते हैं, और किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, और वो क्या बनाते हैं? एक नर्व बना देते हैं। इसके बाद एक लास्ट चीज आती है, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर एंड द चैप्टर विल बी ओवर। ये इंपॉर्टेंट है। द सिग्नल दैट पास अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो हम सिग्नल या जो हम मैसेज पहुंचा रहे हैं एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स। ये जो नर्व इम्पल्स होता है फ्रॉम द नर्व एंडिंग, यानी नर्व एंडिंग इन द इन ट्रांसमिटेड टू, ये है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नर्व एंडिंग, ये हमारी नर्व एंडिंग है, ठीक है। नर्व एंडिंग से यहाँ पर एक और हमारा नर्व सेल बना हुआ होगा, ये रहा नर्व सेल बना हुआ है, मान लो ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये मेरा नर्व सेल आ गया, और यहाँ इसके आगे और होंगे, यहाँ इसके आगे और नर्व सेल होंगे, और ये रहे डेंड्राइट्स, ठीक है। ये मेरे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो नर्व एंडिंग से डेंड्राइट तक एक मैसेज, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है? नर्व एंडिंग्स टू द सेकेंड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग से और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस आल्सो अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्सेस ही बताते हैं कि आपको जब हम मूव मसल करने जा रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे नर्व इम्पल्सेस ही बताते हैं, यानी नर्व के मैसेज। The functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enable animals to move rapidly in response to। तो ये combination जो है muscles tissue का और nerve tissue का, हमारे animals हो यानी हम लोग animals हैं, जानवर हो गए, हमको मैसेज के थ्रू मूव करने में मदद करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट विद द चैप्टर, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है। और इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैंने आपको, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि हमने आज पूरी क्लास में पढ़ाई है, अब होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, कभी आएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप अपना चेक कर सकते हैं। पहले आप इनको खुद सॉल्व करिएगा। टिश्यू जो कि इनर लाइनिंग ऑफ और माउथ में प्रेजेंट होता है, प्रॉपर नाम बताना है, ये नहीं लिख देना कि भाई इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है कोई ना कोई, तो याद करना, दिमाग लगाना और समझ आए। टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू बोन कौन सा होता है इन ह्यूमंस? टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड प्लांट्स में, टिश्यू जो कि फैट स्टोर करता है, और ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और टिश्यू जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये सारे आपको लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 कंप्लीटेड, पार्ट 2 कंप्लीटेड, लिख देती हूँ कंप्लीटेड हेयर, और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, और कमेंट भी कर देना कि आपका क्या फीडबैक, मुझे अच्छा लगता है आप फीडबैक मुझे देते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बस शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स टू, कि उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो भी पढ़ें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और नोट्स के लिए, हाँ नोट्स का मैंने वैसे स्टार्टिंग में बता दे दिया, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जाना, t.me/पिनेकल प्रेप के नाम से है, पिनेकल प्रेप, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पार्ट 2 के। जब मैं अपलोड करूँगी उसके थोड़े टाइम में ही मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर, एंड बस, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।